स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे क्लासेस। आज हम वर्कशीट नंबर 20 जो कि साइंस की है और क्लास 10th की है, आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आप वर्कशीट लिखोगे उसके अंदर आप डेट ज़रूर मेंशन करना, साथ में वर्कशीट का नंबर सबसे ऊपर लिख लेना। ठीक है, ये वर्कशीट कंटिन्यूशन में है विद्युत वाले चैप्टर की ही। उसके अंदर हम सबको पता है जो हम अभी तक कर चुके हैं वो क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। हमने V इज इक्वल टू आई आर सीखा था, ओम का नियम। ये नियम तो आपको हमेशा याद रखना है बेटा, कभी नहीं भूलना। ठीक है, ये नियम ही है जो पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। ठीक, अब हमने पिछली एक्सरसाइज मतलब पिछली वर्कशीट में जो हमने सीखा वो था आपका प्रतिरोध के बारे में। ठीक, उससे पहले हमने विभवांतर सीखा था। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत की। वैसे हम विद्युत के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। क्या था? आवेशों का बहना। ठीक है, वो विद्युत है। किसी एकांक समय में आवेशों का बहना विद्युत धारा है। तो अब उसी विद्युत के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा जुड़ी हो तो कितना उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। हम सबको परिपथ के बारे में पता है, परिपथ के अंदर एक प्रतिरोध जरूर होता है कम से कम, और क्या होता है उसके अंदर बैटरी कनेक्टेड होती है और एक एमीटर लगा हुआ होता है। ये जरूर चीजें पाई जाती हैं। एक इसके अंदर की भी होती है ना, तो की भी बना दीजिए आप। राइट, की बंद होगी तभी परिपथ पूरा होगा। चलिए, और हमेशा ये प्लस का साइन होता है बैटरी में, ये माइनस का साइन होता है। दिस वन इज माइनस, जो भी छोटा होगा वो माइनस होता है। यहाँ एमीटर होता है। करंट कैसे फ्लो करता है? विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर आ रही होती है। यहाँ ये क्या है? प्रतिरोध है। अब क्या होता है बेटा, हमारे पास प्रतिरोध अगर दो या दो से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? प्रतिरोध यदि दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको दो ढंग से हम लगा सकते हैं। एक, मान लीजिए मेरे पास तीन प्रतिरोध हैं और तीनों के नाम मैंने ऐसे दिए, एक है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है मेरे पास R3। राइट, ये प्रतिरोध है मेरे पास। अगर मैं इन प्रतिरोध को ऐसे लाइन में लगा दूं तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। आगे इतनी बात समझ। अगर मैं चाहूं तो इन प्रतिरोध को कैसे लगा सकते हैं? कैसे लगा सकती हूँ मैं इनको? हो सकता है प्रतिरोध ऐसे लग जाए, एक यूं, एक इसके नीचे पैरेलल में, और तीसरा मैं उसको ऐसे लगा देती हूँ। ऐसे भी तो लग सकता है, तब भी तो एक करंट आ रहा होगा। तो क्या अंतर है? ये R1, ये R2, ये R3, क्या कुछ अंतर होगा इनके अरेंजमेंट में? बिल्कुल अंतर होगा बेटा। क्या अंतर होता है वही हम अब सीख रहे हैं। देखो, अगर एक चीज और बताती हूँ, अगर यहाँ पर करंट आ रहा है, कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे करंट चल रहा है, यहाँ ये करंट आ रहा है I, तो जितना करंट यहाँ आ रहा है उतना ही यहाँ आएगा, उतना ही इस बिंदु पे आएगा और उतना ही बाहर आएगा, मतलब करंट बराबर ही रहेगा। आ रही है बात समझ? चलिए, अगर करंट यहाँ से आ रहा है ऐसे और यहाँ पर बट गया 1, 2 और 3, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट अलग अलग होगा। एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर एक I आ रहा था तो यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया और यहाँ I3 चला गया। बात आ रही है समझ? बस अगर ये समझ आ गई तो समझो पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया बेटा, पूरी वर्कशीट आपको अच्छे से समझ। चलते हैं हम वर्कशीट की ओर। हमने वर्कशीट में क्या देखा वो देखो। हमने देखा कि हमारे पास प्रतिरोधों को का संयोजन, मतलब उनको इकट्ठा करके जोड़ना, वो दो ढंग से हो सकता है। एक, पहला है श्रेणी क्रम, जो मैंने आपको समझाया, लाइन में लगे R1, R2, R3, R4। ठीक है। दूसरा है पार्शल क्रम। पार्शल क्रम में कैसे है? R1, R2, R3 पैरेलल है, लाइंस में दिखाई दे रही है, इधर से आ रही है।
चलिए, यहाँ पर जब श्रेणी क्रम होगा तो क्या होता है कि सारे प्रतिरोध जमा करने पर इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। और यहाँ पर प्रतिरोध जो पार्शियल क्रम में होता है, पार्शियल क्रम में हमेशा 1/R हो जाता है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक बार थोड़ा सा याद करने में दिक्कत है और कुछ नहीं है। कि बीच में क्या है, ये तो ओम का नियम है। V इज इक्वल टू ऊपर की तरफ है V, नीचे की तरफ है IR, तो V इज इक्वल टू IR, वही लिखा हुआ है। अब ये ऐसे क्यों बनाया है, सोचो। अगर R निकालना है तो क्या बन जाएगा, V ऊपर और I नीचे। अगर I निकालना है तो क्या बन जाएगा, V ऊपर और R नीचे। आ रही है बात समझ, क्लियर सबको? तो हमने एक ट्राइंगल से सीख लिया, या फिर जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है उसको तो पता है कि अगर V इज इक्वल टू IR है तो अगर मुझे I निकालना है तो वो V बटा R हो जाएगा, और अगर मुझे R निकालना है तो वो हो जाएगा R इज इक्वल टू V बटा I। ठीक है, या फिर नहीं याद होता तो ये ट्रायंगल बना के याद कर लो, ये भी आसान तरीका है। चलिए, अब हम बात करते हैं श्रेणीबद्ध परिपथ में। श्रेणीबद्ध परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। इसको अंडरलाइन कर लो, दिस इज द मेन पॉइंट। ये याद रखने के लिए है आपका कि नियत रहती है, मतलब जितनी शुरू में थी आखिरी में भी उतनी ही विद्युत धारा मिलती है। मतलब अब और बच्चों ने सवाल पूछा, मैम अभी भी समझ नहीं आया। तो इसका मतलब ये है, मान लो मेरे पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है, एक R1 है दूसरा R2 है। तो दोनों में से यहाँ जितना करंट है, मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट जा रहा था पहले वाले में से, दूसरे रेजिस्टेंस में से भी कितना करंट जा रहा होगा, 5 ही एम्पियर का जा रहा होगा। ये कह रहा है ये नियत रहती है। क्लियर? इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या कोई परिपथ ऐसा हो सकता है जिसके अंदर श्रेणी क्रम में एक तरफ तो आपने बल्ब लगा दिया और दूसरी तरफ विद्युत का हीटर लगा दिया, और दोनों में से ही सेम अमाउंट ऑफ समान रूप से सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। विद्युत हीटर जो है वो ज़्यादा करंट लेगा, है ना, और विद्युत बल्ब कम करंट लेगा। इसीलिए ये व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता। हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिशियन सर्किट्स बनाते हैं बेटा, जितने भी घर के अंदर तारे डली हुई होंगी, वो कैसे डली होंगी, वो सब पार्श्व क्रम में डली हुई होंगी। चलिए, इसमें क्या दिक्कत होती थी? अच्छा, आप लोगों ने देखा था जब दिवाली आती थी तो दिवाली पे क्या करते थे, लड़ी बनाते थे। अब लड़ी ऐसी नहीं आती, अब अलग टाइप की आने लग गई हैं। पहले ऐसे लड़ी घर में ही बना लेते थे बच्चे, है ना, टाट की पट्टी पे तारों का यूज करके। तो उसमें क्या दिक्कत होती थी, एक भी बल्ब फ्यूज हो जाए पूरा परिपथ खराब हो जाता था, कोई कोई सी भी लाइट नहीं चल रही होती थी। अब ऐसा नहीं होता है ना, अब बीच बीच के बल्ब भी फ्यूज हो जाते हैं लेकिन लाइट फिर भी जल रही होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता, जैसे कि बल्बों की सजावटी लड़ियों में होता है। दूसरा क्रम हमने बात की थी पार्श्व क्रम की। इसके अंदर विद्युत धारा विभिन्न विद्युत सांधित्रों से विभाजित हो जाती है। कुल विद्युत धारा प्रतिरोध घटता है, इसमें प्रतिरोध बढ़ता है, इसमें प्रतिरोध घटता है। राइट? यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक है जब सांधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है, भाई एक कमरे में आपको लाइट ज्यादा चाहिए, दूसरे कमरे में कम चाहिए, या एक कमरे में आपने एसी लगाया हुआ है तो एसी की वायरिंग कैसे डाल देगा, वो बिल्कुल सही पार्श्व क्रम में डालेगा। ठीक है, जैसा कि विद्युत घरेलू परिपथ में आपने देखा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर।
जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हर बार मैं वीडियो के एंड में सबको देती हूँ। अब तो मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चों ने कहा कि मैम अभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नहीं समझ आ रहा, तो मुझे लगा कि मैं आपको लिख कर प्रिंट आउट दूँ प्रॉपर। ठीक है, तो इसलिए हमेशा वीडियो को एंड तक देखा करो। चाहे आपको लगता है कि वीडियो लंबी हो रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा दिया करो। इसमें के ऊपर स्पीड का कॉलम होता है, आप उसे क्लिक करो, नॉर्मल से उसे 2x पर 1x पर जितना आपको समझ आता है उतना लेके जा सकते हो। चैनल को शेयर कर दो अगर आपको समझ आ रहा है, और आपको समझ आ रहा है और आपको लगता है कि आपको वीडियोस चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए। एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, दिखाई दे रहा है सबको? वेरी गुड। और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक, दो चीजें लगी हुई हैं इसमें, एक 20 ओम का विद्युत लैंप, ये बल्ब दिखाई दे रहा है, और इसमें 4 ओम का एक प्रतिरोध लगाया हुआ है और 6 वोल्ट की बैटरी है। सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से? थोड़ा इस पर वर्कशीट ही थोड़ी अनक्लियर है बेटा, नहीं तो वैसे मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। चलिए, अब इसमें एक कुल प्रतिरोध हमें देखना है। तो हमारे पास दो कैसे हो गए, एक R1 और एक R2। R1 कैसे लगा हुआ है? हाँ जी, R1 लगा हुआ है 20 ओम का, और R2 कैसे लगा हुआ है? 4 ओम का। आगे वाला 20 का है और बल्ब जो है वो 4 ओम का दिखाया इसने। चलिए ठीक है, R1 20 ओम, R2 4 ओम। अब ये कैसे लगे हुए हैं? वेरी गुड, लाइन में लगे हुए हैं। लाइन मतलब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इसको प्लस कर दो। कुल प्रतिरोध निकल गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो कि 20 जमा 4 24 हो गया। अगला क्वेश्चन करता है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बताइए, I बताइए। तो वही हमारे पास V इज इक्वल टू IR, या I निकालना है तो V अपॉन R। तो बैटरी के टर्मिनलों के बीच कितना, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 24 निकल गया, तो 6/24 आंसर आ गया 0.25 एम्पियर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको एक डायग्राम दिया है, एक चित्र दिया है, जिसके अंदर एक सर्किट या परिपथ बनाया हुआ है। उसके अंदर 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 3 प्रतिरोध लगे हैं, R1 R2 R3। तीनों के मान अलग अलग हैं, एक 5, एक 10 और एक 30। अब ये है कैसा, पाशा क्रम में, पैरेलल, है ना? तो हम इसे क्या करेंगे, 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R इनके बराबर है। याद हो गया हमें? सबको अपोन में लिख दो, कुल प्रतिरोध आ गया। क्लियर? करें हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर? चलिए, जो अब आपको कॉपी में करने हैं, जो मैं आपको सर्किट्स बना के देती हूँ, आप चाहे तो वो भी कॉपी में बना सकते हो। चलिए, अब हमारे पास 9 वोल्ट की किसी बैटरी को क्रमशः 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। मतलब कैसे लगाया होगा? लाइन में लगाया होगा। वेरी गुड। और 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्वेश्चन ये है। तो अब इसका आंसर देखेंगे हम। ठीक है, रेडी? आई थिंक ऑल आर रेडी। चलिए, R1 R2 R3 R4 मैंने लिख लिया, जो भी दिया हुआ था। वोल्ट मेरे पास दिए रखी थी बैटरी 9 वोल्ट की, और फिर मैंने ले लिया I निकालना है। जो निकालना है मैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, आप लोग भी ऐसे ही किया करो। चलिए, प्रश्न अनुसार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इसीलिए सारे R जमा कर दिए। क्लियर? और आंसर आ गया मेरे पास 13.4। ये क्या आ गया? कुल प्रतिरोध। अब उस परिपथ में पूरा प्रतिरोध ये है। अब V इज इक्वल टू IR मुझे पता है, मतलब I इज इक्वल टू VR, और V की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड, 9 है, और R की वैल्यू 13.4 है। काटा 45, 45/67 आया, और कट नहीं रहा था, मैंने इसको भाग दे दिया, और आंसर मेरे पास आ गया I इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। सबके पीछे ये A, जहाँ V लिखना हो, जहाँ ओम लिखना हो, वो जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलिए, अब क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है,
इसीलिए सब प्रतिरोध से समान I प्रवाह करेगी, मतलब विद्युत धारा सब में से समान जाएगी। उसने पूछी थी 12 ओम में से, तो 12 ओम से भी 0.67 एम्पियर ही विद्युत धारा गुजरेगी। किसी को नहीं समझ आए? जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आता या आंसर नहीं समझ आता तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और उसका आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी बेटा। चलिए, ऊपर दिए गए उदाहरण 2 का भाग बी और सी भी करो। ए भाग इसने कर रखा है और ए भाग से इसने 3 ओम टोटल कुल विद्युत धारा निकाल दी, विद्युत प्रतिरोध निकाल दिया है। अब ये कह रहा है विद्युत धारा निकालो प्रत्येक से। अब इसमें अलग अलग है, 3 अलग अलग बने हुए ना, तीनों में से इसका मतलब अलग अलग विद्युत धारा जाएगी। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। पहले अलग अलग पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है उसमें से कुल कितनी गई। तो देखेंगे अब इसके अंदर हमने एक सर्किट बना लिया जिसमें हमने तीनों प्रतिरोध दिखाए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ी मेरी स्क्रीन छोटी रह गई बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार आर भी निकाल दिया, टोटल प्रतिरोध, जैसे कि ऊपर उसने निकाल के दिखाया हुआ था। अब वो पूछ रहा था क्या निकालना है, आई निकालना है, मतलब अलग अलग विद्युत धारा कितनी जा रही है R1 से R2 से। तो आई का फॉर्मूला है I1 I2 I3 निकालना पड़ेगा। I1 क्या होता है, I1 मतलब V अपॉन R1, V इसमें सब में बराबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही हमें क्या लगाना होता है, वोल्टेज चेक करनी होती है। तो तीनों का एक ही पॉइंट रहेगा, इसीलिए सबका V बराबर रहेगा। R1 इसमें R1 लिख के निकालेंगे 12/5, V इसमें 12 ही है तो सब में 12 आ गया। सबका अलग अलग हमारे पास करंट आ गया और एक का 2.4, एक का 1.2, एक का 0.4 एम्पियर आ गया। देखो जिसकी प्रतिरोध ज्यादा है ऑब्वियस है उसमें से करंट कम जाएगा, है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा था कुल प्रतिरोध भी बता दो। सबका अलग अलग तो उसने पूछा था, I1 कितना, I2 कितना, I3 कितना। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है अब इसका कुल भी बता दो। तो तीनों को प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर है 4 एम्पियर। आ रही है बात समझ? ओके बच्चों, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा यदि चित्र ए में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है व चित्र बी में प्रत्येक प्रतिरोध 3 ओम का है। अब इसमें हमें निकालना है कुल प्रतिरोध। अब हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। अरेंजमेंट कुछ इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है कि 3 इसके अंदर अलग अलग प्रतिरोध लगे हैं, एक बीच में लगा रखा है और 3 अलग फिर लगा रखे हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं बेटा R1, इसको नाम दे देते हैं R2 और R3। अब ये R1 कैसे बना है, इन तीनों का जमा करके। और तीनों कैसे हैं, बिल्कुल सही, तीनों पार्श्व क्रम में है, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया और 1/R1 है, इसलिए R1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। ऐसे R2 तो हमें बीच में ही लगा रखा है इसने, तो 1 ओम हो गई। और R3 निकालने के लिए भी ऐसे ही करेंगे, 1 + 1 + 1 3 आ गया, R3 = 1/3 ओम आ गया। अब क्या पूछ रहा है, कुल प्रतिरोध पूछ रहा था, तो कुल प्रतिरोध में तीनों को सिंपल जमा कर दो। तीनों ये R1 पूरा, R2 और R3 है तो ये लाइन में ना पूरे पूरे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, 3 ओम का, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, अब हम कैसे करें, इसका नाम हम R1 दे दें, इसको R2, ये R3, ये R4। तो R1 + R2 लाइन में है, ऐसे ही R3 + R4 ये भी लाइन में है। ये बन रहा है हमारे पास 3 + 3 6 ओम। वेरी गुड। ऐसे यहाँ पर 3 + 3 6 ओम, राइट। अब ये आपस में कैसे हैं, ये तो आपस में पैरेलल अरेंजमेंट है, मतलब ये आपस में पार्श्व क्रम में है। पार्श्व क्रम मतलब याद है हम सबको क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल। अब कुल जब हमें निकालना होगा हम यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिरोध
जो किसके बराबर है 1/6 जमा 1/6। 6 एलसीएम 1 + 1 2/6। आंसर आ गया 1/3। और कुल प्रतिरोध कैसे है यहाँ पे 1/r। तो r कितना आ गया, जब 1/r 1/3 के बराबर है, इसका मतलब 1/3 है ना। 1/r, इस लाइन को ऐसे लिख लो, 1/r बराबर है 1/3 के, इसका मतलब r बराबर है 3 ओम के। देखो 4 लगाए हुए थे इसमें प्रतिरोध, और आखिरी में आंसर भी क्या निकला है 3 ओम का ही आंसर निकला, सारे 3 ओम के थे। ठीक है, इसका मतलब इसमें प्रतिरोध घट जाता है। वैसे बढ़ रहा था, 6 बन रहे थे, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, लेकिन कैसे लगा दिया इनको, हाँ इनको लगाया हमने पार्श्व क्रम में, इसलिए प्रतिरोध घट गया। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 176 ओम प्रतिरोध, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में लगाया जाए, मतलब ऐसे लाइन में, एक ऊपर एक नीचे एक उससे नीचे, कि 220 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और उसमें से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तब हमें निकालना है कितने लगाए जाए प्रतिरोध कि वो बने कितना, हिसाब से इनके द्वारा निकलने वाले करंट को सह सके, उतना ही हमें सिर्फ क्या निकालना है, प्रतिरोध को निकालना है। तो चलिए करके देखते हैं बेटा जब वीडियो चल रही होती है उसमें एक ऊपर आई बटन लिखा हुआ आता है, देखा है आपने, ऐसे आई बना हुआ आता है, हाँ उसको क्लिक कर दिया करो। उसके अंदर क्या होता है, उसमें आपको वीडियोस दिखाई दे जाएंगी। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो उस पर आई पर क्लिक करो, नहीं तो क्या करें, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है ना, उस सब्सक्राइब को आप क्लिक कर दो, रेड कलर से लिखा होता है सब्सक्राइब, जहाँ वीडियो चल रही होती है उस पर क्लिक कर दो, बस बहुत है। उसी से बेटा आपको सारी नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी मोबाइल पर। चलिए अब क्वेश्चन में क्या था, R1 हमारे पास ये है जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हाँ 176, उसके बाद V दे रखा है, I दे रखा है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कितना प्रतिरोध इसके हिसाब से बनना चाहिए। 44 ओम, हमारे पास है 176 ओम। अब इनको इस ढंग से लगाना है, मतलब एक ऊपर दूसरा नीचे तीसरा नीचे, इस ढंग से कुछ इसकी अरेंजमेंट बनानी है जिससे कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये आपका प्रतिरोध है वो कम हो जाए, वो 44 ओम का ही रह जाए। तो कुल प्रतिरोध हमारे पास 44 ओम का होना चाहिए। ठीक, और जबकि हमारे पास दिया कितना हुआ है, हमारे पास तो 176 दे रखा है। तो कुल प्रतिरोध 44 ओम का बनाने के लिए हमें इनको किस में जोड़ना पड़ेगा, पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब ये मान लो n संख्याएं हैं, हमें नहीं पता कितने प्रतिरोध जोड़ने हैं, हमने मान लिए n है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, हमें नहीं पता। ठीक है, तो n को गुना करेंगे 1/176 से। ठीक, अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, n को अकेला छोड़ दें, 176 को इधर ले जाएं ऊपर। ठीक, हाँ जी, तो अब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ गया n = 4। तो इससे हमें क्या समझ में आए, इसीलिए 4 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में, 4 प्रतिरोध 176 ओम के पार्श्व क्रम में संयोजित होंगे, तो कितना उसका हमारे पास प्रतिरोध बनेगा, 44 ओम का ही प्रतिरोध बनेगा। क्लियर है। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको वीडियो समझ आ जाती है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।